नमस्कार, हमें फिक्र है आपकी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष। देश में एक बार फिर से कोरोना का डर सताने लगा है। हालांकि इस साल 2020-21 जितना कोहराम तो नहीं मचा रहा है। इसके पीछे वैक्सीनेशन, लोगों में वायरस के प्रति विकसित हुई प्रतिरोधक क्षमता भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। लेकिन डॉक्टर्स ने चिंता जताई है कि जिन लोगों को कोई दूसरी बीमारियां हैं उन्हें परेशानी हो सकती है, यानी कि जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए कोरोना का संक्रमण ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। ऐसे में कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। आज हमें एक्सपर्ट्स के माध्यम से पता चलेगा, उनके माध्यम से हम जानेंगे, आपको बताएंगे और आपके तमाम सवालों को जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव डॉक्टर राकेश यादव, प्रोफेसर हृदय रोग, एम्स। सर, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ओपी यादव साहब हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी जी हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। अमिताभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है जी मीडिया पर। बड़ी बात यह है कि आज का जो विषय है, कोरोना काल किस तरीके से गुजरा, क्या सिचुएशन पूरे देश ने फेस की, हम सबको पता है। लेकिन एक बार फिर से कोरोना पांव पसार रहा है। कई राज्यों में आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। विशेष तौर पर राजस्थान की अगर बात करूं तो यहां पर मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। अब मौतों के पीछे की वजह क्या है, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ नंबर्स इस वक्त हम आपके स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़े हैं, जो डॉक्टर्स का पैनल है, उनसे आप सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल होता है तो नंबर मैं आपको बता देता हूं। नंबर है 0120715386 और दूसरा नंबर है 0120715377। तो आप अपना सवाल पूछने के लिए हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, ताकि आपके मन में कोई शंका है, कोई भ्रम की स्थिति है इस कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर, तो आप हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे डॉक्टर से कनेक्ट हो सकते हैं, सवाल अपना पूछ सकते हैं। अब बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर राकेश यादव, शुरुआत में आपसे करूंगा। कोरोना एक बार फिर से आ गया है और कई राज्यों में इसके मामले तेजी से बढ़े हैं। ये कौन सा वेरिएंट है, कितना घातक है, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। और जो हृदय रोग से पीड़ित लोग हैं उनके लिए कितना ज्यादा नुकसान कर सकता है, उनको कितना सावधान रहने की जरूरत है। राकेश जी। देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि कोरोना, और हम लोग मान चुके हैं, एंडेमिक हो चुका है। अब ये आपको हर साल सताएगा, हर 2 साल में सताएगा। जैसे आपको हर बार इन्फ्लुएंजा होता है, हर साल होता है और हम ठीक हो जाते हैं। बट हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे हम हमेशा भी माना जाता है कि जो आपका इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है वो ज्यादा खतरनाक हो रहा है। किसके लिए? बुजुर्ग के लिए, जिनके यहाँ कोई और कोमॉर्बिडिटी है। अब आप ये मत कहिए कि आपको ब्लड प्रेशर है तो आप बहुत डर जाएं, आपकी उम्र 40 साल है, 32 साल है। हार्ट पेशेंट जब आते हैं तो वो पेशेंट आते हैं जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट होते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, जिनकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ होती है, जिनके वॉल्व खराब होते हैं, वॉल्व बदले जाते हैं। क्योंकि ये पेशेंट में अगर आपको लंग में थोड़ा भी इन्फेक्शन होता है तो आपके सिम्टम ज़्यादा होते हैं, आप ज़्यादा परेशानी में फंस सकते हैं। तो ये जो कोरोना आ रहा है, ये बिल्कुल सच बात है कि जो बुजुर्ग हैं, जो हम हमेशा बार बार कहते हैं, इतना मत घबराइए, जैसे जो डर बैठाया जा रहा है, कॉशियस रहिए। हाँ, ये कोरोना, कोई भी कोरोना वायरस जो है वो अगर इन पेशेंटों में होता है जिसको एडवांस हृदय रोग है, जिनका वॉल्व बदला गया है, जिनका हार्ट का फंक्शन खराब है, जो अनकंट्रोल डायबिटीज है, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, उम्र ज्यादा है, आपको और भी प्रॉब्लम है, आपको कैंसर है, आपका लंग खराब है, आपको सीओपीडी है, तो जब भी आपको ये इन्फेक्शन होगा, बिकॉज कोरोना इन्फेक्शन हमेशा आपके लोअर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज्यादा असर करता है, तो ऐसे पेशेंटों में संभावना है कि ये सीरियस हो जाए, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े। बट अभी की जो स्थिति है उसमें मृत्यु दर ज्यादा नहीं है। कॉशियस रहिए, डरिए, बट पैनिक मत होइए। ये बहुत अहम बात आपने कही कि सर, जो सिचुएशन आजकल बन रही है, जब हम कोई खबर बताते हैं कि पिछले 2 हफ्तों का आंकड़ा जब हम बताते हैं कि भाई 7-8 लोगों की मौत हो गई है, तो फिर एक पैनिक सिचुएशन भी बनती है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपको खबर बताना है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, जैसा कि सर ने कहा, और ये समझने की आवश्यकता है कि इससे निपटा जा सकता है। क्योंकि हमने जब 20-21 का दौर झेल लिया तो ये भी हम झेल सकते हैं, और अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो फिर ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ओपी यादव जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर वैक्सीन लगी हुई है तो फिर ज़्यादा तनाव नहीं लेने की ज़रूरत है। और जैसा कि सर ने कहा कि ये जो सिचुएशन बन रही है, इस पर डरने की जरूरत नहीं है, निपटा जा सकता है। यादव जी।
बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया और प्रोफेसर यादव साहब ने भी बड़े क्लियरली बताया कि हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात तो बरतने हैं। जिनको वैक्सीन मिली है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे अंदर मेरे ख्याल से 99% से ज़्यादा लोगों में ये संक्रमण एक बार शायद हो चुका है, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक था चाहे वो नज़र आया। तो इसकी वजह से हमारे जो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जो शरीर में शक्ति पैदा हो जाती है इस बीमारी को लड़ने से, वो हमारे अंदर है। लेकिन ये देखा गया है कि जो बूस्टर डोज था वो सिर्फ 1/3 लोगों ने या 30% ने लिया है, और जो इम्यूनिटी बनती है वो कोई लाइफ लॉन्ग नहीं होती है, वो 6 महीने साल के बाद कम होने लग जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वही जो लोग अभी डॉक्टर यादव साहब ने बताया, जो बुजुर्ग हैं जिनको कोई और एडिशनल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, इनको बहुत ज़रूरी है कि बूस्टर डोज अगर नहीं लगाए तो वो बूस्टर डोज लगाएं, और जितने एहतियात पहले हम बोलते आए हैं और कई बार रिपीट हो चुके हैं वो सारे के सारे दोबारा हम बरतें, और क्लोज्ड स्पेसेस से बचें, भीड़ भड़के इलाके वालों एरिया से बचें। बहुत अहम बात आपने कही। देखिए, हम ना आज की इस लाइफ में मतलब कोरोना काल के बाद बड़े आप टेकन फॉर ग्रांटेड कोरोना को ले रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। हम बाजार में घूमते हैं, हम चटकारे लेकर बाजार में खाना खाते हैं, घूमते फिरते मौज मस्ती करते हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि ये कोरोना है और ये तेज़ी से फैलता है और ये हम झेल चुके हैं ऑलरेडी। अब ऐसे में सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसा कि यादव जी ने कहा, सब ने कहा कि आप मास्क लगाइए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर आप जा रहे हैं तो आप सावधान रहिए, क्योंकि ये घातक हो सकता है। कोरोना है, हमने देखा है कि किस तरीके से हमारे 2 साल गुजरे कोरोना काल के। अब ऐसे में डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी जी, आपका रुख करूंगा मैं, आप भी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। अमिताभ जी, ये जो कोरोना है जिस तरीके से फैला है, जिस तरीके से डेथ रेशियो निकलकर सामने आया है, जाहिर तौर पर हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये कितना घातक हो सकता है अगर लोग लापरवाही करेंगे, विशेष तौर पर जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो हार्ट की बीमारियों से गुजरे हैं। और एक और चीज मैं ऐड कर दूं सर इसमें कि ये कोरोना काल में हमने देखा कि कई सारे लोगों को जब कोरोना होता था तो इलाज के दौरान उनको हार्ट अटैक आता था, उनकी मौत हो जाती थी। ये क्यों होता था और क्या ऐसी स्थिति एक बार फिर से बनती नजर आ रही है या नहीं आ रही? मैं चाहूंगा इस पर भी आप अपनी बात रखें, अमिताभ जी। देखिए, जैसे प्रोफेसर यादव ने बोला कि जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, स्पेशली उन लोगों के वो पेशेंट जिनकी एज इट इज कोमॉर्बिडिटीज हैं, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम है, वाल्व बदल चुके हैं, तो ये पेशेंट ऐसे होते हैं जो जिनके सारे ऑर्गन्स एज इट इज बड़े बॉर्डर लाइन सिचुएशन में होते हैं। तो जरा सा भी धक्का अगर लगे तो वो सारी चीज डगमगा सकती है। लंग्स उनके वैसे ही एक मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा भी अगर लंग इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो, सिर्फ कोरोना ही नहीं, हम लोग इन्फ्लुएंजा वगैरह के लिए भी इन लोगों को बोलते हैं कि वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोरोना अब हमारे लिए एक एंडेमिक डिजीज हो गया है और हर साल ये थोड़ा हल्का सा अपना रूप चेंज करके आ रहा है और आएगा। और जैसे डॉक्टर यादव ने कहा कि मोस्ट ऑफ अस, हमारे को काफी लोगों को ये हो भी चुका है, काफी लोगों ने वैक्सीनेशन भी ले लिया है, तो हमारी जो इसकी प्रतिरोधक शक्ति है वो डेफिनेटली है। बट थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आता है, जब भी नया वायरस स्प्रेड होता है तो वो कुछ समय के लिए लोगों को चपेट में लेता है और फिर हमारी नेचुरल इम्यूनिटी उसको कंट्रोल कर लेती है। बट जिन लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी कम है उनके लिए ये दिक्कत पैदा कर सकता है। जहां तक आपने हार्ट अटैक की बात की, तो देखिए जो शुरुआत में भी जो 2-3 वेव्स आई थी कोरोना की, उसमें ये चीज जब लोगों ने पोस्टमार्टम किए और स्टडीज की, तो ये चीज पाया गया कि इसके कारण क्लॉट फॉर्मेशन बॉडी में होता है, लंग्स में भी क्लॉट बनते हैं, हार्ट में भी क्लॉट बनते हैं, ब्रेन में भी क्लॉट बन सकता है। तो एक क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी कोरोना वाले पेशेंट्स में ज्यादा पाई जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी अगर आपको किसी को कोरोना है और वो इतनी सिचुएशन में है कि वो हॉस्पिटलाइज होने की उसकी नौबत आ रही है, तो डेफिनेटली जो डॉक्टर्स हैं वो इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि जो फर्दर प्लॉटिंग वगैरह की जो पॉसिबिलिटी है उसको भी हम कवर करके लेंगे। और अब कोरोना का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज हो चुका है, हमें पता चल गया है उसको कैसे ट्रीट करना है। तो अनलेस की कोमॉर्बिडिटीज बहुत ज्यादा है, पर से कोरोना के कारण मौत होना के चांसेस थोड़े कम हैं, बट डेफिनेटली अगर आपको बाकी बीमारियां हैं तो आप इसकी चपेट में आने से ये दिक्कत भी दे सकता है। तो सावधानी डेफिनेटली बरतनी है, सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। राकेश यादव जी, प्रोफेसर राकेश यादव जी, मैं आपका रुख करूंगा।
हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि हार्ट को कितना नुकसान पहुंचा सकता है कोरोना, लेकिन सर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जब ये कोरोना आया था तो सबसे पहले बात हुई कि भाई लंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, इसकी वजह से लोगों की मौत हो जाती है, ऑक्सीजन वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस कोरोना ने हार्ट को बीमार कैसे कर दिया, मैं ये आपसे समझना चाहूँगा। देखिए, जो पहला वेरिएंट आया था वो डेफिनेटली उसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता था, क्योंकि जो कोविड वायरस है जी, वो जिस भी रिसेप्टर पे अटैक करता है वो रिसेप्टर लंग में भी होते हैं और हार्ट में भी होते हैं जी। तो ये देखा गया था, जो पहले जब हम बिल्कुल जब पैंडेमिक लगा था और जब कोरोना के बहुत केसेस हो रहे थे और दूसरी बार, तो ये पाया गया कि बहुत लोगों में ये वायरस ने हार्ट के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया, जिससे हार्ट का फंक्शन कम हो गया, जिसको हमने मायोकार्डाइटिस कहा। बहुत केसेस मिले। और जो हार्ट के एंजाइम्स हैं जो हार्ट डैमेज शो करते हैं वो सारे सिक पेशेंट में बढ़े हुए मिलते थे। प्लस जो कोगुलेशन है, ब्लड क्लॉटिंग, ये पाया गया कि ऐसे पेशेंट में ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ गए, जिससे एक्यूट हार्ट अटैक बढ़ गया, स्ट्रोक बढ़ गया। कोरोना से ये भी पाया गया कि कुछ लोगों में ब्लड ज्यादा थिन हो गया तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर बढ़ गया। तो ये बिल्कुल सही बात है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट, जो पोस्ट कोविड हम झेल रहे हैं, कोविड के कारण आपकी पल्स रेट बढ़ी हुई, पल्स रेट कम हो गई, आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, आपका ऑटोनॉमस फंक्शन खराब हो गया। तो बिल्कुल सच बात है, कोरोना ने, और आप जैसे आपने सुना होगा कि पोस्ट कोविड क्या सडन कार्डियक डेथ बढ़ी, आपने भमाका से बहुत ज्यादा आपने की होगी। और हम लोग ये मानते हैं कि कोविड का इसमें कुछ ना कुछ रोल है। और जो इंटरनेशनल डेटा भी आ रहा है कि उन जगह जब कोविड पेंडेमिक हुआ था, कोविड बहुत बड़ा था, तो आउट ऑफ कार्डियक अरेस्ट बढ़ गया था। और हम लोग भी मानते हैं कि इसमें 10 से 15% का इजाफा हुआ है और यंग एज में हुआ है। तो आप बिल्कुल मानिए, अब ये जो नया वेरिएंट जो XBB 1.5 1.9 वेरिएंट है, ये कितना हार्ट को असर करता है ये अभी क्वेश्चन मार्क है, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन पुराने वेरिएंट्स डेफिनेटली हार्ट को असर किया है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर आपको पहले कोविड जिनको हुआ, जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम से सफर कर रहे हैं, अगर उनको सांस फूल रही है तो कृपया अपनी जांच जरूर कराएं। ये हम लोग हमेशा उस समय एडवाइस देते थे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, इस शो की एक खूबसूरती है कि तमाम स्पेशलिस्ट आते हैं, हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, और ये वो अमूल्य शब्द होते हैं डॉक्टर्स के जो आपको राह चलते नहीं मिल सकते। अब ऐसे में आप लोग कनेक्ट होते हैं हमारे साथ, तो जाहिर तौर पर हमने आपको मौका भी दिया कि आप जुड़ सकते हैं। एम्स के डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट है, आप इनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर ओपी यादव जी, मैं अब आपका रुख करूंगा सर। देखिए, जैसा कि सर ने कहा कि कोविड का असर, पोस्ट कोविड का असर अभी भी हम देख रहे हैं, और हमने ये मामले देखे, हम तो लगातार खबरों में रहते हैं, हम देखते हैं कि कोई जिम में एक्सरसाइज करते समय हार्ट अटैक आ गया, उसकी डेथ हो गई। वो अगर दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक आया, उसकी डेथ हो गई। नहाते नहाते हार्ट अटैक आ रहा है, डेथ हो जा रही है। क्या ये बहुत बड़ी वजह है कोविड की, कोविड के बाद ही? क्योंकि एज मैटर नहीं करती। मैं देख रहा हूं 22, 24, 13 साल तक के बच्चों को भी हार्ट अटैक आया, उनकी मौत हुई है। क्या ये कोरोना की वजह से ही हो रहा है या कारण कुछ और है? अगर ऐसा है तो इसे बचा कैसे जा सकता है? सर, मैं चाहूंगा इस पर भी आप तमाम दर्शकों को बता दें। ओपी यादव जी। देखिए, इसमें हमें पहले दो शब्दों को या टर्मिनोलॉजीज को समझना होगा, और हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं और वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक हम वर्ड यूज करते हैं हार्ट अटैक, और दूसरा है कार्डियक अरेस्ट। एग्जैक्टली। नाउ कार्डियक अरेस्ट अल्टीमेटली हर आदमी जब इस दुनिया से जाता है तो उसका दिल रुकता ही है, तभी तो जाता है। अगर दिल चलता रहेगा तो वो डेड डिक्लेयर नहीं होगा। बिल्कुल। तो कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, लेकिन हार्ट अटैक वो चीज कहलाती है जिसमें कि दिल की नस में एक थक्का जम जाए, हार्ट के अंदर खून ना पहुंचे, तो जिस एरिया में खून नहीं पहुंच रहा उस एरिया की मसल्स या मांसपेशियों की डेथ हो जाएगी, उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक से आपको कार्डियक अरेस्ट हो, और कार्डियक अरेस्ट ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक से ही आए। कार्डियक अरेस्ट के और हजारों कारण हैं। तो ये जितने भी हमने यंग लोगों की आज जो सेलिब्रिटी डेथ्स देखी हैं कि एक्टिविटी लेवल पे अचानक वो कोलैप्स कर गए, हमें ये नहीं मालूम कि उनके दिल की नसों में क्लॉट बन के हार्ट अटैक बना था या उनको कोई और बीमारी थी। कुछ मांसपेशियां होती हैं जो बढ़ जाती हैं हार्ट में, उनसे सडन डेथ हो सकता है। अगर आपके वैल्व में रुकावट हो, उससे सडन डेथ हो सकता है। कुछ इरेगुलर रिदम्स ऑफ द हार्ट हैं, कुछ पैदाइशी बीमारियां हैं जिससे सडन डेथ हो सकती है। तो ये हमारे लिए जब तक पोस्टमार्टम ना किया जाए या जिंदा आदमी अस्पताल ना पहुंचे और इन्वेस्टिगेशन ना हो, ये बोलना कि हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, मुश्किल है। बचने का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट तरीका यही है कि
अगर आप कोई कंपेटिटिव लेवल का स्पोर्टिंग एक्टिविटी ले रहे हैं तो प्लीज अपनी मेडिकल चेकअप जरूर कराएं, कंपेटिटिव लेवल का। और अगर आपके एक्टिविटी करते हैं तो सीधा हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कभी मत जाइए, उसको ग्रेजुअली बिल्डअप कीजिए। और कभी भी अगर आपको अनकस्टम छाती में भारीपन या सांस फूल रहा है या ठंड के मौसम में आपको पसीना हल्के एक्टिविटी पे आ रहा है तो उसको इग्नोर मत करिए और डॉक्टर से संपर्क करिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, बड़ी बात यह है कि अगर आप दबाव महसूस कर रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं, तो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। क्योंकि देखिए, फिट दिखना और फिट होना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमने बहुत सारे एक्टर ऐसे देखे जिनकी हाल फिलहाल में डेथ हुई, वो बहुत फिजिकली फिट नजर आते हैं, बाहर से जिम भी करते हैं, रेगुलर तमाम एक्टिविटीज में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको हार्ट अटैक आया, उनकी डेथ हुई है। इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि हम फिट अंदर से कितने हैं। समय समय पर जांच होती रहनी जरूरी है, विशेष तौर पर आपके हार्ट की। डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी, मैं आपका रुख करूंगा। सर, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं हार्ट की। अब ऐसे में सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक अच्छे और स्वस्थ हार्ट के लिए हमें क्या खाना पीना चाहिए, किस तरीके से हम अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं ताकि हम कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक से बच सके। देखिए, हार्ट में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हार्ट अटैक खून का थक्का जमा होने के कारण होता है और एट द बैकग्राउंड कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होती है ब्लड वेसल्स में, जो कि अल्टीमेटली हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। पर आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है, ये बहुत ही कम उम्र में, हमारी एडोलेसेंट एज में ही ये चीज शुरू होने लग जाती है। स्टडीज में पाया गया है कि 14-15 साल के बच्चों को भी अयोटा में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन शुरू हो जाता है। तो उस एज से ही हमारा ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन आर्टरीज में शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें उस उम्र से ही, यानी एडोलेसेंट यंग एडल्ट की उम्र से ही अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। एक बार हार्ट अटैक बढ़ गया, उसके बाद आप लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, बट बहुत बार तब तक काफी लेट हो चुका होता है। तो हमें यंग एडल्ट्स में ही, जो बच्चे हैं, तो पूरे परिवार का ही खाना, ये नहीं कि आपका अगर मान लो आपके किसी बुजुर्ग का हार्ट अटैक हुआ है तो उनके लिए अलग खाना बन गया और आप अपना अभी भी जंक फूड खा रहे हैं, वो सही नहीं है। तो जो खाना, जो मेनली जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन खाना है, वो बड़ा ही बैलेंस्ड खाना है। बहुत ही उसमें सारे पोषक तत्व बैलेंस मात्रा में होते हैं। तो जो घर में बना हुआ खाना है, शुद्ध खाना है, वो खाइए। आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन में पनीर वगैरह ज्यादा लीजिए। आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन, फिश वगैरह ले सकते हैं। रेड मीट थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि रेड मीट से कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और तो रेड मीट थोड़ा कम लें, लेकिन आप फिश और चिकन ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स ले सकते हैं। अलग अलग किस्म की अलग अलग रंग के वेजिटेबल्स अगर आप लेंगे तो हर एक रंग के वेजिटेबल की अलग मिनरल्स और विटामिन की कैपेसिटी होती है, तो उससे आपको बेटर न्यूट्रिशन, पोषण मिलेगा। तो ये चीज देखना है। बाकी एक्सरसाइज रेगुलर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बट अनकस्टम एक्सरसाइज करने से पहले, स्पेशली अगर आप 40-45 साल की उम्र के हैं, तो एकदम सडन कोई एक्सरसाइज, क्योंकि एक कारण ये भी है कि कोरोना के बाद लोगों में लॉकडाउन हुआ, लोगों के पास समय था, उसके बाद सडन लोगों को में हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो बहुत से लोगों ने ओवरडू कर लिया, जिम ज्वाइन कर लिया। जिम में अचानक से ही सबको लगा कि मैं अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छा कर लूंगा। तो हमें किसी भी एक्सरसाइज को करना है तो ग्रेजुअल बिल्डअप करना है। सडनली आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी हेल्दी हो। अच्छा सर, एक चीज़ और मैंने देखी है, राकेश जी, मैं आपका इस पर प्रतिक्रिया चाहूँगा कि जब हम जिम जाते हैं, जैसे मेरे एज के लड़के अगर जिम जाते हैं तो उनको जाते ही जो जिम ट्रेनर होता है वो 1-2 हफ्ते के बाद ही पाउडर्स जो है बताता है कि आप ये पाउडर ले लीजिए, इससे जो है आपकी बॉडी तेज़ी से डेवलप हो जाएगी और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तो ये कितना घातक हो सकता है और कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वो तो अपना माल बेच रहा है, लेकिन जो इनटेक करेगा उसके लिए कितना ज़्यादा दिक्कत हो सकता है? किस प्रकार के लड़कों को, किस प्रकार के लोगों को इस तरीके के प्रोटीन्स नहीं लेने चाहिए या लेने चाहिए? देखिए, पहली बात है कि आप जिम क्यों जा रहे हैं? स्वस्थ रहने के लिए। आपको अगर बॉडी बिल्डर बनना तो एक एंटायरली डिफरेंट एरिया है जी। हम जाते हैं स्वस्थ रहने के लिए, और ये याद रखिए जो वो सप्लीमेंट देते हैं वो बहुत हाई कंसंट्रेशन प्रोटीन होता है। अगर आप नॉर्मल बॉडी बनाते हैं, नॉर्मल स्वस्थ रहना, तो एक 1.2, 1.3
ग्राम पर केजी प्रोटीन लीजिए, लेकिन वो आपको 2 से 2.5 ग्राम प्रोटीन दिलाते हैं, जिससे आपकी किडनी भी डैमेज होती है। और बहुत ऐसे जो अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट हैं, इसमें स्टेरॉइड और बहुत अजीब अजीब सी चीजें मिली होती है। तो ये मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। अगर आपको प्रोटीन लेना भी है तो अपनी नेचुरल प्रोटीन लीजिए। हमारा हिंदुस्तानी खाना, इसमें दाल भी है, चावल भी है, रोटी भी है और सब्जियां भी हैं। हमारे यहाँ 25 वैरायटी की दाल है, राजमा है, सोयाबीन है, पनीर है। तो मैं तो हमेशा कहता हूं लोगों से, आप अंडे की सफेदी से प्रोटीन लीजिए। ये जो जिम सप्लीमेंट है, मैं वैसे भी इसके बहुत खिलाफ हूं और मैं अपने हाथ जोड़ के अपने युवा लोगों से कहता हूं कि कृपया इसको मत ले, इससे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। और खासकर जो जिम इंस्ट्रक्टर देते हैं वो तो कमर्शियल होती है, उसके अंदर के कंटेंट नहीं मालूम, वो कहेंगे साहब ये फलाने से बनी है, बट हम सभी लोगों ने उसके तमाम साइड इफेक्ट देखे। और दूसरी बात है, जिम बार बार सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि कृपया करके जिम जाने में सनक ना पैदा करें कि मुझे तो अगले 1 हफ्ते में 10 किलोमीटर दौड़ना है। आराम से ग्रेजुअल जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर सके वही करिए। बहुत ज्यादा जिम इंस्ट्रक्टर के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि आप क्या करते हैं, उसको 1 महीने की पैसा देते हैं, वो 1 महीने में आपको दौड़ाना चाहता है। इससे अवॉइड करें। सडन इंटेंस हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज हार्मफुल है बॉडी के लिए, हृदय के लिए नहीं, आपके घुटने के लिए, आपकी पीठ के लिए, आपकी और अंगों के लिए, तो वो अवॉइड करें। और बिल्कुल जैसे बार बार सब लोग एक ही कह रहे हैं कि अपने घर का खाना खाइए और दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब खाइए। उसमें मतलब नेचुरल डाइट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर हमने देखा था कि देखते भी हैं कि लोग जो स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि तेजी से ग्रो। और लड़के जो आजकल के, मैं आपको बताऊं, ये इंस्टाग्राम के जमाने में हर कोई वीडियो देखकर उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, पहुंच जाता है, कहता है भैया हमको ये इंजेक्शन दे दीजिए, हमको लगाना, हमको अपनी बॉडी बनानी है। तो ये बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। ये युवाओं को समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जैसा कि सर ने कहा कि नेचुरल डाइट की तरफ जाइए। बॉडी बिल्डर बनना है तो आप, उसका एक अलग पैटर्न है, उसके तरफ आप जा सकते हैं, उसकी अलग डाइट होती है, उसकी बाकी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप फिट रहना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको नॉर्मल एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट भी आपको नॉर्मली लेना चाहिए। आपको हाथी नहीं बनना, सामान्य रूप से आपको अगर अपना जीवन यापन करना है तो आप सामान्य डाइट लेकर भी, जैसा सर ने कहा, दाल ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, व्हाइट एग ले सकते हैं, जिससे जो है हमें प्रॉपर प्रोटीन सर मिल जाता है। ये बहुत अहम चीज है। ओपी यादव जी, अब मैं आपका रुख करूंगा सर, क्योंकि अभी अमिताभ जी से जब हम बात कर रहे थे उन्होंने कोलेस्ट्रॉल की बात की। हमने देखा 13, 14, 15, 16, 20, 22 साल के लोगों को हार्ट अटैक आया है सर। तो ये, जैसा कि सर ने कहा कि भाई आजकल ये जो जंक फूड का जमाना है सर, इसको लेकर किस तरीके से आप अपील करेंगे, विशेष तौर पर नए बच्चों से, कि जो ये इंस्टेंट मैगी का जमाना है कि 2 मिनट में हर चीज चाहिए, फटाफट मिल के मिल जाए, हम खा लें। अब ये जो 13, 14, 15 साल के बच्चों में हार्ट अटैक आया है, जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, क्या इसी जंक फूड की वजह से हुआ है सर? बिल्कुल, जंक फूड ने भी कंट्रीब्यूट किया होगा, उनकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकती है और बहुत सारे और कारण हैं। प्रदूषण भी हम लोग अब एसोसिएट कर रहे हैं इन चीज़ों से। लेकिन मैं एक जो आह्वान डॉक्टर अमिताभ साहब ने किया, उसको थोड़ा एक स्टेप आगे ले जाना चाहता हूँ। जी सर। जो 1 साल से कम के बच्चे, जो हम सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के बच्चे बोलते हैं, जो कि इनकी मौत 1 साल से कम हो जाती है, उनके पोस्टमार्टम में इस कारण से डेथ नहीं हुई थी, कारण कोई और है जिसका हमें आज नहीं मालूम, लेकिन उनकी नसों में भी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन देखा गया था 1 साल से कम के बच्चों की उम्र में। तो इसलिए जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तभी से उसकी टेंडेंसी इन बीमारियों की बढ़ जाती है। तो हमें एडोलेसेंट के साथ साथ स्कूल गोइंग बच्चों का बहुत देखभाल करनी है। आप स्कूल की कैंटीन्स में देखिए, कोई कैंटीन नहीं मिलेगी, पेरेंट टीचर मीटिंग में जाइए जिसमें समोसा और पेस्ट्रीज और आपको पिज्ज़ाज और उस तरीके की स्लाइसेस नहीं मिल रही। कहाँ पे आपको फ्रेश फ्रूट मिल रहा है कि आप फ्रेश फ्रूट लीजिए। कोला ड्रिंक्स मिल रही हैं जो कि एकदम पॉइजन है, जिसे हम जहर कहते हैं। सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, अगर सारे कैटेगरीज ऑफ फूड में से अगर एक ही चुनना पड़े तो मेरे ख्याल से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जो हम प्लेन मैदा की चीज़ें हैं, जो चीनी है, जो आप कोला ड्रिंक्स जितने भी कोका कोला, कैंपा कोला पीते हैं, इन सबको हम सिंपल शुगर्स कहते हैं। ये सिंपल शुगर सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं और हमारे स्कूल गोइंग बच्चों में सबसे ज़्यादा ये सर्व हो रही हैं।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनका खान पीन का ध्यान रखें। दूसरा, उनकी एक्सरसाइज लेवल बहुत कम हो गई है आजकल, फिजिकल स्पोर्ट्स कम हो गए हैं और दूसरे कंप्यूटर बेस्ड स्पोर्ट्स बढ़ गए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है कि उसमें करें। और तीसरा, उनकी मेंटल स्ट्रेस लेवल को भी हमें देखना होगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। डॉक्टर अमिताभ जी, मैं आपका रुख करूंगा। सर ने बात स्ट्रेस की स्ट्रेस की कितनी बड़ी भूमिका होती है हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट में? और ये तनाव, कहा जाता है, हिंदी में कहावत है, चिंता चिता के समान है, ये शायद इसीलिए कहा जाता होगा कि ये जो हार्ट अटैक की स्थिति आती है या कार्डियक अरेस्ट आता है, इसमें टेंशन की बहुत अहम भूमिका रहती है। तो ये तनाव से कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, मैं चाहूँगा इसको लेकर भी आप दर्शकों को जो कहना चाहें आप कह सकते हैं। अमिताभ जी। डेफिनेटली स्ट्रेस तो एक अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ लाइफ है। और स्ट्रेस, देखिए, दो तरह के स्ट्रेस होते हैं। एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है जो कि आपको आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अगर आपको डर नहीं लगेगा तो आप एग्जाम के लिए पढ़ेंगे नहीं, तो आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी। बट उस स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्स आपकी बॉडी का है वो कभी कभी आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है। आप स्ट्रेस आपको इतना ज्यादा आपको एक तरह से पैरालाइज कर देता है। वो वाला स्ट्रेस जो है वो दिक्कत देता है। दूसरा, जो कंटिन्यूअस स्ट्रेस है आज की लाइफ में, आप सुबह उठते हैं, आपको हॉस्पिटल, ऑफिस जाने का देरी हो रही होती है। जब आप जा रहे हैं तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होते हैं। ऑफिस में जाके आपकी बॉस और आपकी जो भी रोजगार है उसका स्ट्रेस रहता है। फिर घर पहुंचने का स्ट्रेस, फिर घर में शाम को आपने नींद ठीक से नहीं आती है, आप 1-1, 2-2 बजे तक लोग सोते नहीं है, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल पे आजकल जो सोशल मीडिया है वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है। आप ऐसी चीजें सुनते हैं, ऐसी चीजें देखते हैं जिसकी आपको ऐसा शायद आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में उसका कोई बहुत ज्यादा अहमियत है नहीं, बट आप अपनी बॉडी जिंदगी के स्ट्रेस तो लेते ही। आप दूर यूक्रेन में कुछ हो रहा है उसका भी स्ट्रेस आप अपने ऊपर ले रहे हैं। तो ये सारा स्ट्रेस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो आपका डायरनल वेरिएशन, जो सर्काडियन रिदम है, वो आजकल हमारा सबका बिगड़ गया है। हम रात में जगे रहते हैं, दिन में लेट तक सोते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है स्ट्रेस का। हमने ये देखा है कि जो लोग कॉल सेंटर वगैरह में काम करते हैं, जो रात में काम करते हैं, उनमें स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज की मतलब सर, अगर समझा जाए, समय का थोड़ा सा अभाव है सर, लेकिन अगर समझा जाए तो हमारी जो पूरी दिनचर्या है उस दिनचर्या पर भी हमें फोकस करने की जरूरत है। 7-8 घंटे की नींद भी आपको लेनी है, तनाव कम लेना है। जो डॉक्टर्स ने, जो स्पेशलिस्ट ने डाइट बताई है, उस डाइट का अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कोरोना के होने वाले दुष्प्रभाव से भी बच सकते हैं। साथ ही साथ में आप कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के खतरे से भी खुद को महफूज रख सकते हैं। मैं सभी का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। डॉक्टर अमिताभ जी, बहुत शुक्रिया, आपका वक्त निकाला आपने। ओपी यादव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल के आप जुड़े हमारे साथ। राकेश यादव जी, प्रोफेसर राकेश यादव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और तमाम दर्शकों को तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। तो हमें फिक्र है आपकी। मैं आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।